जी हाँ, हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। साथियों, आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर स्वागत है। तो आज आपके सामने हम लेके आए हैं बिहार बोर्ड 2024 के लिए। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। बिहार बोर्ड 2024 के लिए साथियों 12th के टोटल 120 ऐसे वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चंस के साथियों हम बात करेंगे बायोलॉजी के, जो आपके 12th एग्जाम 2024 के लिए वीवीआई हो सकता है। साथियों, ऐसे सवाल को आप जितना स्टार मार्क देना चाहे आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें वो सवाल शामिल किया गया है जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और 2024 में फिर से रिपीट होने की 100% संभावना है। तो साथियों, इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए साथियों, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि जितना भी ये पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये क्लास भी आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रहा है। तो फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपनी दोस्तों के पास, जितने भी दोस्त हैं और जितने भी ग्रुप है सभी के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आज की क्लास को फटाफट से करेंगे स्टार्ट। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, टॉप 120 क्वेश्चंस है साथियों, और हम इसको धीरे धीरे करेंगे ताकि आपका क्लास बड़ा ना हो, और छोटे छोटे क्लासों में सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आज इसका पार्ट 1 है और ये रहा है महा धमाका वाला क्लास, ये रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। पहला सवाल है साथियों, ये वीवीआई है, और जो सवाल सबसे ज़्यादा वीवीआई है उस पर वीवीआई लिखा गया है। तो पहला सवाल क्या है कि गाजर घास से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, गाजर घास से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर क्या देना है, ध्यान से सुनिए। आंसर में लिखना है साथियों, जैसे यहाँ पर लिखना है सेम टू सेम वैसे ही लिखना, चाहे तो आप पीडीएफ बना सकते हैं, चाहे नोट्स बना सकते हैं, और साथ साथ आप लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है गाजर घास एक प्रकार का क्या है, खरपतवार है। सबसे पहले क्या है, खरपतवार है, ये आपको ध्यान देना है, जो गेहूं के बीज के साथ विदेशी से भारत आया था। जी हाँ, गेहूं के बीज जो आता है विदेश से, अलग क्वालिटी का जो गेहूं का बीज होता है, और विदेश से जब हमारे भारत देश में लाया जाता है तो क्या था वो, उसी के साथ इस पौधों का परागकण कुछ लोगों में श्वसन रोग या दम्मा इत्यादि पैदा करता है। सबसे पहले तो समझिए कि आखिर ये गाजर घास आया कहाँ से। तो जब विदेश से हमारे देश में गेहूं का किस्म आया था, बीज जब वहाँ से आया था, तो कुछ कुछ बीज जो था वो गाजर घास के आ गया था साथ में। साथ में क्यों आ जाता है साथियों, जब भी ये गाजर घास ऐसा घास है, हमेशा ये क्या है, गेहूं के बीज के साथ ही रहता है। जब भी आप गेहूं के पौधा देखेंगे तो उसमें ये गाजर घास आपको मिल जाएगा। तो ये एक प्रकार का सबसे पहले क्या है, खरपतवार है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। बीज के साथ विदेश से भारत आया, ये पूछा जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है, इस पौधे का परागकण कुछ लोगों का श्वसन रोग या दमा इत्यादि रोग पैदा करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है सर, तो ये है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लाइन है। क्या कहता है कि परागकण कुछ लोगों में, जी हाँ, परागकण जो इसका होता है, परागकण के बारे में आप लोग जान रहे होइएगा। तो परागकण कुछ लोगों में क्या करता है, श्वसन रोग। श्वसन रोग कैसे, जैसे दमा, दमा जानते हैं, दमा इत्यादि पैदा करता है। एलर्जी जिसे हम कहते हैं, वो सभी बीमारी क्या करता है, ये गाजर घास पैदा करता है। गाजर घास का जो परागकण निकलता है और वायु के माध्यम से जो हमारे वातावरण में ऐसे फैल जाता है, और ये हमारे क्या करता है, नाकों तक ये प्रवेश कर जाता है, और ये विभिन्न रोग पैदा करता है श्वसन संबंधित। तो पहला सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर है। कुछ फास्ट लग रहा हो तो आप लोग बताइए कि सर स्लो में समझाइए, तो हम स्लो में समझाएंगे, और जब तक आपको समझाएंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, या आगे चले तो फटाफट से आप लोग पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, या आप लोग सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर स्टडी विथ रवि, स्पेलिंग सही से देखिए, स्टडी विथ और रवि, स्टडी विथ RAVI। जब भी आप सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम पर आपको एक चैनल आ जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि सभी पीडीएफ और जितने भी टॉपर्स नोट्स हैं सभी आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए पहला सवाल तो एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं, दूसरा सवाल आपसे क्या पूछता है। दूसरा सवाल है साथियों, दूसरा सवाल भी इम्पोर्टेंट है, ऊर्जा प्रवाह से पूछा गया है, और ऊर्जा से संबंधित हमेशा आपके एग्जाम में बायोलॉजी से संबंधित ये क्वेश्चन है, और हमेशा पूछ ही दिया जाता है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या कहता है कि ऊर्जा प्रवाह के दो नियमों को लिखे।
तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि ऊर्जा प्रवाह के दो नियम निम्नलिखित है। ये लिखना, ये लाइन जो है ये लिखना इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। दो नियम यहाँ पर लिखना इम्पोर्टेंट होता है कि दो नियम निम्नलिखित है, क्योंकि हमको निम्नलिखित में लिखना है। तो चलिए पहला पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट में लिखना है कि उष्मा गति के प्रथम नियम, जी हाँ, उष्मा गति के प्रथम नियम के अनुसार, सिर्फ ऐसे ही आपको लिखना है। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो उष्मा गति के प्रथम नियम के अनुसार सौर ऊर्जा भोजन ऊर्जा तथा उष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तन हो जाती है। क्या समझे कि उष्मा गति के अनुसार प्रथम नियम के अनुसार क्या कहता है, सौर ऊर्जा जो होता है वो भोजन ऊर्जा के रूप में और उष्मा ऊर्जा के रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ये तो इसका क्या था, पहला नियम था, ये इसका फर्स्ट लॉ था। तो चलिए फर्स्ट लॉ अगर क्लियर है तो सेकेंड लॉ समझते हैं क्या है। द्वितीय नियम की बात करता है साथियों। द्वितीय नियमानुसार ऊर्जा का स्वतः स्थानांतर तब तक नहीं होता जब तक ऊर्जा का पतन या क्षय किसी ऊर्जा केंद्र से विघटित न हो। कहने का मतलब द्वितीय नियम, ऊर्जा का स्वतः स्थानांतर तब तक नहीं होता जब तक कि ऊर्जा का पतन या क्षय किसी ऊर्जा के केंद्र से विघटित न हो। कहने का मतलब ऊर्जा का स्थानांतर तब तक नहीं होगा जब तक कोई चीज टूटे ना। अगर ये टूट गया तो क्या होगा, यहाँ से ऊर्जा निकलेगा, वो एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी पॉइंट था। दो पॉइंट ऐसे अगर आप लिख देंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन है और 2 नंबर आपको पक्का यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम 2024 के लिए साथियों। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्वास रखिए और विश्वास के साथ ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग वीवीआई करके आप लोग इसको नोट्स बना लीजिए और 100% ये मेरा वादा है कि ये सवाल आपके 2024 एग्जाम में पूछा जाएगा और इससे बाहर तो एक भी सवाल आने की संभावना है ही नहीं। तो दूसरा नंबर सवाल क्लियर है। चलिए आगे तीसरा नंबर, क्योंकि मैं हाथ से लिखा हूँ ये क्वेश्चंस खुद और खुद ये हाईलाइट किया हूँ कि ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए अगला है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो समझिए सर ग्लोबल वार्मिंग आखिर होता क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले 60% होता है। मीथेन की बात करते हैं, जी हम मीथेन की बात करते हैं, ये कितना होता है, ये 20% होता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए जगह छोटा पड़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड 60%, मीथेन की बात करते हैं 20% होता है। आगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जी हाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये 14% होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है साथियों ये 6%। गैसों की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल एवं पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। मतलब इन सभी गैसों की मात्रा अगर बढ़ जाए तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर समझिए क्लोरोफॉर्म गैसों की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल में, अब यहाँ पर मैं जूम करता हूँ, वायुमंडल एवं पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। इसके चलते विचित्र जलवायु परिवर्तन जैसे एलिनो प्रभाव होते हैं। पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को जब विश्व स्तर पर विचार किया जाता है तब इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी जब इस गैस का वृद्धि हो जाता है हमारे पृथ्वी पे तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ने लगता है और तापमान बढ़ने से बहुत सारे क्षति हमारे इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं पर पड़ती है। तो जब इसका अनुमान लगाया जाता है तो इसे ही क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आप इसे लिख सकते हैं और आपको ये सवाल इम्पोर्टेंट माना जाता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है ये 2024 के लिए और गेस सवाल भी है ये। तो चलिए तीसरा नंबर सवाल अगर क्लियर है तो आगे चलेंगे, अगला सवाल को देखते हैं। 4 नंबर सवाल, ये वीवीआई, इस पर इम्पोर्टेंट अलग से लगाया गया है क्योंकि ये और ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सवाल आपसे आपके एग्जाम में पिछले बार भी पूछा गया है। कहता है अम्ल वर्षा क्या है। जी हाँ, एसिड रेन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड रेन। तो अम्ल वर्षा क्या है, इसका पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करें अम्ल वर्षा की तो ये सिर्फ पौधों पर प्रभाव नहीं डालता, ये हमारे आम जीवन पर भी प्रभाव डालता है।
तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। और ये आपसे पूछा है सिर्फ कि पौधों पर क्या प्रभाव इसका पड़ता है। तो अम्ल वर्षा उन अनेक तरीकों को कहा जाता है, सिर्फ अपना भाषा में लिखना है कि अम्ल वर्षा अनेक तरीकों को कहा जाता है जिसे वायुमंडल से अम्ल धरती पे जमा होता है और अम्ल का जमा आंध्र या सूक्ष्म हो जाता है। आगे, पौधों पर प्रभाव किस लिए पड़ता है? पौधों की पत्ती, फूलों तथा फली को नुकसान पहुंचाता है। अम्ल वर्षा कुल उत्पादन को कम कर देता है, इसे आप याद रखिए। और अम्ल वर्षा से बहुत सारे चर्म रोग भी, बहुत सारी बीमारी होती है। तो ये भी सवाल आपको क्लियर होगा। 4 नंबर सवाल बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं ताकि आपको ये सवाल जल्दी में और बहुत सारे सवाल आपको प्रोवाइड किया जा सके, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए और लाइव क्लास को आप लोग शेयर कीजिए। एक बार शेयर कीजिए फटाफट से आप लोग, तब तक एक बार शेयर करेंगे फटाफट। और वीडियो को अभी तक जितने स्टूडेंट जुड़े हैं सभी ने लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। और चलिए अगला सवाल, 5 नंबर सवाल। ये सवाल तो भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कहता है डीएनए और आरएनए के बीच 2 मुख्य प्रमुख अंतर बताइए। डीएनए का फुल फॉर्म सबसे पहले डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, ये आपको पता होगा। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये आपको पता होगा। तो चलिए इसको जानते हैं। कहता है कि डीएनए और आरएनए के 2 प्रमुख अंतर है, ऐसे पहले लिखेंगे एक लाइन में। उसके बाद डबल को क्या करेंगे, यहाँ से बीच में से एक लाइन देंगे, सीधा लाइन ऐसे देंगे। और दोनों तरफ क्या लिख देंगे, एक तरफ तो यहाँ पे आप लोगों को डीएनए लिखना है और यहाँ पे आरएनए लिखना है। और डीएनए में पहला पॉइंट लिखना है आपको, इसमें थाइमीन जिसे आप टी से डिनोट करते हैं, एडेनिन जिसे आप ए से डिनोट करते हैं, और साइटोसिन सी से, और गुआनिन की बात करें तो जी से, नामक नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। समझिए इसमें कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं? थाइमीन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, टोटल 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। उसी तरफ दूसरी तरफ आरएनए में लिखना है। आरएनए में क्या लिखना है? इसमें गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन और यूरेसिल जैसे नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। सर यहाँ पे तो मिल रहा है कुछ कुछ, तो इसी का रूप है। हाँ देखते हैं कौन कौन मिल रहा है। गुआनिन की बात करें तो मिल रहा है, बिल्कुल गुआनिन दोनों में पाया जाता है। एडेनिन की बात करें तो एडेनिन इसमें भी है, इसमें भी है। और इसके बाद साइटोसिन की बात करें तो साइटोसिन इसमें भी है, इसमें भी है। तो सर यहाँ पे डिफरेंट क्या है? तो डिफरेंट, ये आपसे ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये जो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे डिफरेंट सिर्फ है यहाँ पे यूरासिल और यहाँ पे थाइमीन। आपसे पूछेगा कि डीएनए में क्या पाया जाता है स्पेशल, तो थाइमीन हो जाएगा साथियों, और आरएनए में यूरासिल। यानी आपसे पूछेगा कि डीएनए में थाइमीन पाया जाता है और आरएनए में इसके जगह पर क्या पाया जाता है, तो यूरासिल पाया जाता है। और ये 1 नंबर तो दे के जाएगा ही जाएगा, और साथ ही साथ ये ऑब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में सवाल ये आपसे लड़ जाएगा। तो ये 100% सवाल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये सवाल अगर क्लियर है, चलिए आगे इसमें भी और लिखना है, इतना से काम नहीं चलेगा। दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है, ये डबल हेलिक संरचना होती है। जी हाँ, डबल हेलिक होती है, ये आपको पता होगा, डबल होती है। डीएनए की बात करें तो इस प्रकार की संरचना होती है, ये आपको पता होगा। इसी को क्या कहते हैं, हम डबल हेलिक्स कहते हैं। जी हाँ, इसी को डबल हेलिक्स कहते हैं। लेकिन उसी तरफ यानी दूसरी तरफ आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए कैसा होता है, सिंगल होता है, ऐसे धागों की तरह होता है, सिंगल होता है। तो ये सिंगल धागों के समान संरचना होती है। आम भाषा में लिखना है ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ कुछ स्टूडेंट ने लिखा है। तो फटाफट से आप लोग एक बार लाइक कीजिए। चलिए फटाफट से एक बार लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं ऐसा इतना मेहनत करके और स्कैन करके ये सवाल आपके लिए लाया हूँ, तो ये तो बनता है साथियों। तो चलिए 6ठा सवाल को देखते हैं। जी हाँ, 6ठा नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है। तो फटाफट से एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए फटाफट से, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाए और 6ठा सवाल कराया जाए।
जी हाँ, छठा सवाल आपसे क्या पूछा है, कहता है कि हैजा के क्या कारण है। जी हाँ, ये डिजीज से सवाल पूछा गया है और डिजीज से आपके एग्जाम में भी सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो बताइए कि हैजा का क्या कारण है। तो हैजा का कारण कॉलेरी नामक जीवाणु है। जी हाँ, हैजा विषाणु से नहीं होता है, ये जीवाणु से होता है। और कौन सी जीवाणु, इसे आप याद रखेंगे, 1 नंबर के क्वेश्चंस में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। हैजा का कारण कैलोरी नामक क्या है, जीवाणु है। इस जीवाणु से इंसुलिन पेय या खाद्य पदार्थ, ये इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन या खाद्य पदार्थ को दिया जाता है तो यह रोग उत्पन्न होता है। कहने का मतलब हैजा कैसे होता है। हैजा मान लीजिए कोई खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ कहने का मतलब खाना पीना, खाना पीना, और कोई मान लीजिए चावल है और उसमें क्या है, थोड़ा मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। जी हाँ, और चावल में क्या होता है यहाँ पे, अगर ये जीवाणु है, कौन सी, कॉलोरी नामक जीवाणु है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको ये रोग से संक्रमित हो जाएगा और उसको क्या हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आम भाषा में भी लिख सकते हैं कि हैजा का कारण, सिर्फ ये बीमारी का नाम आपको और इसका ये पता होना चाहिए कौन सा जीवाणु है। तो हैजा का कारण कैलोरी नामक जीवाणु है। इतना भी अगर आप लिख देते हैं कैलोरी नामक जीवाणु है तो ये 1 नंबर तो पक्का है। और इस जीवाणु से संदूषित पेय खाद्य पदार्थ को किया जाता है तो यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपके एग्जाम में 2 नंबर साथियों आपको पक्का दिया जाएगा। तो ये अगर सवाल क्लियर है तो फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जी हाँ सर क्लियर है, तो आगे चलेंगे, अगला सवाल को देखेंगे। आगे आपके लिए कौन से ऐसे सवाल है जो इम्पोर्टेंट है आपके 2024 के लिए, उसको देखेंगे। तो फटाफट से आप लोग बताएंगे कि ये सर क्लियर है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपको पूरा टाइम मिल रहा है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। साथ में नोट्स बना सकते हैं, वीडियो को क्या करते हैं, थोड़ा स्लो कर लीजिए और नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए आगे 7 नंबर सवाल देखते हैं, थोड़ा क्या पूछा गया है। 7 नंबर सवाल में पूछा गया है कि आंकड़ों की लाल किताब क्या है। आंकड़ों की लाल किताब क्या है, रेड डाटा बुक जिसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता बताइए। रेड डाटा बुक ये विलुप्त होते जा रहे प्राणियों के लिए है। बहुत सारे प्राणी, मैं इसको तो छोड़िए, मैं कुछ समझा रहा हूँ उसको समझिए। मान लीजिए कोई पक्षी है वो विलुप्त हो रहा है तो उसका डाटा क्या है, रेड डाटा बुक में है। रेड सिग्नल वो दे रहा है कि ऐसे ऐसे पक्षी, ऐसे ऐसे जानवर आपके देश से विलुप्त होते जा रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये लिखा हुआ आपसे क्या कह रहा है। तो लिखा हुआ आपसे कह रहा है कि आंकड़ों के लाल किताब सर्वप्रथम 1963 में ऑस्ट्रेलियाई प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा प्रकाशित की गई, जिसमें दुनिया भर के उन पौधों तथा जीव जंतुओं का विवरण और सूची है जिनका अस्तित्व गहरे संकट में है। गहरे संकट कहने का मतलब वो विलुप्त होते जा रहा है और विलुप्त होने के कगार पर है, इसको क्या कहते हैं, गहरे संकट कहते हैं। तो ये क्या है, गहरे संकट पे है और जो विलुप्त के कगार पर है। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा गया है, जो हमने आपको एकदम 2 लाइन में बताया वो पूरी इसमें रामायण लिखा गया है। तो आप अगर समझ लेते हैं तो इतना अपने मन से लिख देंगे साथियों, और 2 नंबर तो कोई नहीं छीन सकता, एग्जामिनर का है, कोई नहीं छीनेगा, क्योंकि ये सवाल तो है किसका, स्टडी विथ रवि का है सवाल, और ऐसे सवाल कोई भी आपसे नहीं छीन सकता साथियों। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे जितना स्टार मार्क आप इस पर लगा सकते हैं। तो ये सवाल अगर आपको क्लियर है तो फटाफट से एक बार फिर से थंब का इंप्रेशन देंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आगे चलेंगे, अगला सवाल पर चलेंगे। टोटल के टोटल मैं बता दूं साथियों 120 सवाल है। जी हाँ, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर कितने सवाल है, टोटल 120 सवाल है। और कुछ कुछ सवाल ही मैं आपको कराऊंगा ताकि आपको याद करने में कठिनाई ना हो और नोट्स बनाने में ज़्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम के लिए VVI है। तो फटाफट से हो गया तो आगे चलते हैं, अगला सवाल पे चले। जी हाँ आगे चलते हैं। 8 नंबर सवाल क्या पूछा है उसको देखते हैं। कैंसर के 2 लक्षण बताइए। चलिए बताइए, कैंसर के 2 लक्षण बताइए फटाफट से। इतना तो आपको आता होगा साथियों कि कैंसर के 2 लक्षण आखिर होता क्या है।
ये तो आपको आता होगा। तो कैंसर के 2 लक्षण की बात की है, तो कैंसर के 2 लक्षण निम्नलिखित है, ऐसे आप लिखना है। उसके बाद नीचे लिखना है, पहला दे के लिखना है मरीजों के भार में कमी। जी हाँ, मरीजों के भार में कमी हो जाती है, लेकिन दूसरी ओर होता क्या है, भार में तो कमी होती है लेकिन कोशिका में वृद्धि हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, सेल में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूज रहता है कि अगर सर सेल में वृद्धि हो रही है, कोशिका में जब वृद्धि हो रही है तो भार कैसे घट सकता है। जी हाँ, ऐसा होता है। तो भार यहाँ पे क्या होता है, घट जाता है। और मरीजों के शरीर में किसी भाग की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। देखिए आपके सामने लिखा हुआ आ गया दूसरा पॉइंट, हमने देखा भी नहीं और अपने मन से बोला था, और ये भी सवाल आपके लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट में कि मरीजों के शरीर में किसी भाग की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, यानी सेल की वृद्धि हो जाती है। तो ये सवाल आपको क्लियर है, 2 लक्षण ही मात्र लिखना था और आपको भी सिर्फ 2 लक्षण ही लिखना है, ज़्यादा नहीं कुछ लिखना है। ज़्यादा लिखेंगे तो एग्जामिनर समझेगा कि ये रामायण लिख दिया है, कुछ गाना लिख दिया है और ऐसे करके काट देगा। तो आपको मात्र 2 लाइन में लिखना है, जितना पूछा गया उतना लिखना है, और 2 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता, एग्जामिनर भी नहीं रोकेगा। चलिए जी, ये सवाल अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। जी हाँ, आगे चलते हैं। और ऑब्जेक्टिव की क्लास भी आपको लगातार मिल रहा है, और कुछ दिन एकदम लगातार मिला है, और एक दिन कल बीच हो गया था साथियों, तो उसका भी मैं भरपाई कर दूंगा और महा धमाका लेके आऊँगा फिर से आपके लिए। सभी चैप्टर वाइज सभी का क्लासेस चल रहा है एकदम, हिस्ट्री का साथियों, ज्योग्राफी का सभी का चल रहा है, साइंस आर्ट्स सभी का चल रहा है, पैरामेडिकल का भी क्लास लगातार चल रहा है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। चलिए आगे चलते हैं, 9वां नंबर सवाल को देखते हैं। जी हाँ, 9वां नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है इसको देखते हैं। ये आपके लिए VVI है। क्या कहता है कि अंड जनन से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, अंड जनन से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए VVI है कि अंड जनन से आप क्या समझते हैं। तो चलिए समझिए कि अंड जनन से आप क्या समझते हैं। अंड जनन के डिम्ब कोशिका, जी हाँ, डिम्ब कोशिका आपको पता होगा। अंड जनन के डिम्ब कोशिका का अगुणित अंड कोशिका में परिवर्तन को अंड जनन कहा जाता है, या अंडाशय में, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। यही लाइन आपको लिखना है, सबसे ज़्यादा सफिशियंट आपको यही लाइन है। कौन सा लाइन, यहाँ से, अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया ही अंड जनन कहलाती है। इतना अगर आप लिख देते हैं तो 2 नंबर आपको आपके एग्जाम में पक्का मिल जाएगा। ये VVI सवाल है, इसे आप याद रख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है जो अभी मैं आपको नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ये हेल्पलाइन नंबर से आप तवास कर सकते हैं कॉल करके कि सर PDF भेजिए, PDF भेजिए। इसलिए मैं इसको थोड़ा काट रहा हूँ हेल्पलाइन नंबर को, और थोड़ा देर के लिए ये ब्लैंक दिखेगा आपको, 1 मिनट। जी हाँ, हमने हेल्पलाइन नंबर को अभी तत्काल क्या किया है, उसको बैन कर दिया है। हेल्पलाइन नंबर भी आपको मिलेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और PDF की बात करते हैं तो PDF तो आपको पूरी तरह से रोज का PDF आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि, जी हाँ दोस्तों, स्टडी विथ रवि पर दिया जा रहा है। तो चलिए आगे अगला सवाल को देखते हैं। कर्मिक विकास क्या है, लिखे। यह कर्मिक विकास क्या है, लिखिए। और आज हम मात्र 10 सवाल ही रखेंगे, ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का। कर्मिक विकास क्या है और लिखिए। VVI सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो कर्मिक विकास किसी आबादी या जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचकर नई जनसंख्या उत्पन्न करती है, जो पूर्ववर्ती आबादी के आनुवंशिक रूप से भिन्न होती है, यानी उससे अलग होती है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, घोड़ों का क्रम जो है, उसका जो विकास है वो बिल्कुल भी पुराने जमानों से अब मिलता जुलता नहीं है। तो यही इसका कर्मिक विकास है। और आगे हम चलेंगे, अगला क्लास में चलेंगे 11 सवाल से, फिर चलेंगे 20 सवाल तक चलेंगे। तो आज के लिए मात्र 3 सवाल है आपके एग्जाम के लिए। ये आपके लिए 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर ले। क्या याद कर ले। और अगले क्लास में मैं इसका आंसर पूछूंगा, तो आप लोगों को बताना होगा बिल्कुल कमेंट करके। इसलिए आप आज ही इसको क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे बिल्कुल इस सवाल को। तो आज के लिए साथियों फिर से इतना ही।
मिलेंगे फिर से पार्ट 2 में। यहाँ पे आप लोग देख रहा होगा पार्ट 1 यहाँ पे देख रहा होगा, इसको पार्ट 2 में कन्वर्ट करेंगे और पार्ट 2 में मिलेंगे फिर से धमाके के साथ। तो शेयर कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट के पास ताकि सभी का लाभ हो जाए। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।